अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट रिपीटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एनटीएस नेट। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने एनटीएस को किस तरीके से क्रैक करना है, किस तरीके से आपने एनटीएस में जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से तैयारी करके 90 प्लस नंबर स्कोर करने हैं। और हमारे मोहम्मद इब्राहिम भाई जिन्होंने 96 नंबर स्कोर किए लास्ट सेशन में यानी कि मई में, उन्होंने 2 दिन में तैयारी करके किस तरीके से 96 नंबर दिए, सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और हाँ, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कल का नेट काफी मुश्किल होगा कंपैरेटिवली। कुछ मई के थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन इट विल बी टफ, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन। ठीक है, ये चीज आप लोग माइंड में रख लें कि अगर आप लोग मेरी सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ये वाली वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं फॉलो करते हुए आ रहे हैं एनटीएस की सीरीज, तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो और इसके साथ साथ एनटीएस की सीरीज की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सारी वीडियोस को इंक्लूडिंग दिस वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हैं, देखिए एक दफा से देखने से चीजें याद नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इसको 2 दफा देखते हैं या ज्यादा दफा देखेंगे तभी आपकी नजरों के आगे से भी गुजरेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इसी के साथ साथ आपको चीजें समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। और आपको जो भी सवाल मिल जाए, ज्यादा क्या होगा, वैल्यू चेंज कर देंगे, जो भी सवाल मिल जाए वो आप आसानी से कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आप लोगों को स्क्रीन नजर आ भी रही होगी। मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और माइट भी कि ये रिपीट हो। अगर रिपीट नहीं होते तो क्या होगा, मतलब इनसे रिलेटेड क्या होगा, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन पे आ जाते हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि इसके ऑपोजिट हो, क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उसके ऑपोजिट हो। श्रिंक, श्रिंक का ऑपोजिट, एक चीज श्रिंक हो रही है यानी कि नैरोवर हो रही है, एक चीज श्रिंक हो रही है, सुकड़ रही है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? emphasize, restore, split, broaden या modify। so broaden is the correct option। ये सितंबर 2021 में, इसके अलावा जून 2022 में और मई 2023 में ये सवाल रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को गौर से देखना है और कोई भी मिस नहीं करना। कोई मिस कर दिया तो बाद में ना कहना कि बात भाई यार ये तो मिस हो गया था और फिर आप पछताएं इस चीज को। तो ये आपने सुकून से बैठ के वीडियो देखनी है। और हाँ, मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक नहीं किया ना अभी तक आप लोगों ने, है ना, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है तबाह होना, तबाह कौन। इसका ऑपोजिट क्या है? प्रैक्टिकल, कंपैरेटिव, हार्मलेस, टेंजेबल या फिर डिटेल। अच्छा, एक और चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एमसीक्यू का आंसर खुद से कमेंट्स में दें, ताकि आप ये चेक कर सके बाद में कि मैंने जितने आंसर्स दिए वो सही थे या फिर वो गलत थे। ठीक है, द लंच वॉज एंजॉयड बाय द गेस्ट। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में ये चीज हमें नहीं पता होगी कि क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सिंपल ये आपको बताया जाएगा कि चेंज दी वॉइस। ठीक है, अब ये कैसे पता चले कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस हमेशा जो है वो थर्ड पर्सन में होता है और बाय का यूज आता है। अब इसमें बाय भी यूज हो रहा है और थर्ड पर्सन में भी है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। इसमें वो क्या कह रहा है कि द लंच वॉज एंजॉयड बाय द गेस्ट। जो गेस्ट हैं उनकी तरफ से लंच को एंजॉय किया गया। इसका एक्टिव क्या बनेगा? द गेस्ट एंजॉयड द लंच, गेस्ट ने लंच को एंजॉय किया। द गेस्ट्स वर एंजॉयिंग द लंच, द गेस्ट विल एंजॉय द लंच। गेस्ट जो है वो लंच को एंजॉय करेंगे। द गेस्ट एंजॉय द लंच। सो वो क्या कह रहा है पैसिव में? पैसिव में कह रहा है द लंच वॉज एंजॉयड बाय द गेस्ट। गेस्ट ने लंच को एंजॉय किया था। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस है तो कौन सा आएगा? द गेस्ट्स एंजॉयड द लंच। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द गेस्ट एंजॉयड द लंच। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द फोटोग्राफर विल टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग। द फोटोग्राफर विल टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ना ही इसमें बाय आ रहा है ना ही इसमें थर्ड पर्सन का यूज आ रहा है, थर्ड पर्सन नैरेटिव भी नहीं है ये। अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफर है वो वेडिंग की तस्वीरें लेगा। The photographs of the wedding will taken by the photographer. The photographs of the wedding was taken by the photographer. The photographs of the wedding will be taken by the photographer.
फोटोग्राफ्स ऑफ वेडिंग विल बी टेकन बाय द फोटोग्राफर। अच्छा ऊपर वाले में बी था खाली, ठीक है। द फोटोग्राफ्स ऑफ वेडिंग इज टेकन, देखिए विल है तो विल चेंज हो जाएगा विल बी में। सो द फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग विल बी टेकन बाय द फोटोग्राफर। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि द फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग विल बी टेकन बाय द फोटोग्राफर। नेक्स्ट एमसीक्यू में अब ये देखिए, ये आगे चेंज द नरेशन। मैं आपको ये चीज बताना चला हूं कि यहां पे भी आपको ये चीज नहीं पता होगी कि क्या आप लोगों ने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। मींस आपको ये नहीं लिखा होगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट या फिर चेंज इनटू डायरेक्ट। आपको सिर्फ ये चीज बताई जाएगी कि आपने नरेशन चेंज करनी है, आपने नरेशन जो है वो चेंज करनी है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द टीचर सेड वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं कि आप देखें वो टीचर कह रहा है इन्वर्टेड कॉमास कि एक बंदे को दूसरे बंदे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब द टीचर सेड वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अब सेड किस में चेंज होगा, नॉर्मली तो जो सेड है वो सेड में ही रहता है, लेकिन मैं आपको चीज पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक्सक्लेम विद जॉय एक्सक्लेम विद सॉरो तो हुर्रा आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर ये कहा जाए एडवाइस आ रही है क्योंकि इसमें देखें वो एडवाइस कर रहा है टीचर स्टूडेंट्स को कि आपने एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स को तो नहीं कर रहा लेकिन बस एक एडवाइस कर रहा है, ठीक है। तो द टीचर एडवाइज्ड दैट टीचर एडवाइजेस तो हो ही नहीं सकता। द टीचर एडवाइज्ड दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। द टीचर एडवाइज्ड दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ ईच अदर। द टीचर एडवाइज्ड दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर। देखें अब बी ऑप्शन देखें, द टीचर एडवाइज्ड दैट वन शुड बी रिस्पेक्ट, ये तो नहीं हो सकता। द टीचर एडवाइज्ड दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। अब ये देखें द टीचर इन एडवाइज्ड दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग, ये नजर आ रहा है कि होगा। द टीचर एडवाइज्ड दैट वन रिस्पेक्ट आ गया, यहाँ पे शुड ही नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने भी कमेंट्स में पहले से अपने आंसर दे दिए होंगे ताकि आप बाद में मैच कर सके ना, ठीक है। जवाद थिंक्स दैट स्टिक इज नीट ही सेड, ये एमसीक्यू पुरानी वीडियो में भी रिपीट हो चुका है तो मैं इसको नहीं देखता। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। प्रेस, एक चीज प्रेस हो रही है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, पुल। यूज्ड न्यू, बिहाइंड है तो फ्रंट, डिवेलप हो गई एक चीज तो इसका मतलब है वो क्या है, बैकवर्ड, ऑपोजिट देख रहे हैं हम। एस्टोनिश का होता है हमारे पास फोरवॉन, ठीक है। प्रिटी एक चीज खूबसूरत है, अट्रैक्टेबल है। शाइन, स्पार्कल कर रही है। कॉन्टिन्यू, कैरी ऑन, ये हमारे पास सिनोनिम्स है। परहैप्स का मतलब होता है पॉसिबली। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज, आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होता है, एक चीज नकली है, मैन मेड है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। इसके ऑपोजिट वो चीज होती है जो कि नेचुरल होती है, कुदरती होती है, अल्लाह की तरफ से बनाई हुई होती है। सो द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ रेकोडाइट इज हर्मिक, मैनिफेस्ट, पेडेंटिक या फिर अकल्ट। सो हर मैनिफेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, क्या मतलब होता है क्लियर। एंटोनिम ऑफ गम्पशन इज, गम्पशन का एंटोनिम क्या है, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, सिमिलर, और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। सो गम्पशन का ऑपोजिट क्या है, एम्पैथी, नर्व, इनिशिएटिव या फिर सैगेसिटी। सो द एंटोनिम ऑफ गम्पशन इज एम्पैथी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच टुडे, ये कौन सा टेंस है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं आज फुटबॉल मैच, ठीक है, खेल रहे हैं। प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट तो समझ आ गया, आर से। प्लेइंग है, INGR है, दे आर प्लेइंग, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होता, अगर इसमें टाइम आ रहा होता, यानी कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच सिंस 2 PM, तो ये टाइम भी आ गया है, टाइम का फैक्टर जहां पे भी आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाती है। लेकिन अभी ये क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के साथ क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस आई सॉ यू, ठीक है, ये इन होगा यहाँ पे। आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस आई सॉ यू। अब यहां पर सिंस क्या है, सिंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस और फॉर दोनों प्रेपोजिशन होती हैं और ये बेसिकली टाइम को शो करते हैं। व्हाट इज सिंस इज दिस सेंटेंस, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इस सेंटेंस में सिंस क्या है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, डिटरमाइनर है या एडवर्ब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सिंस जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पर यूज किया गया है। What is the ultimate goal of life? अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है आपने इसमें। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, यानी कि जो आपका एक फाइनल जो गोल है वो क्या है। सो द ऑप्शन ऑफ करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट सिनोनिम ऑफ अल्टीमेट इज फाइनल। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिक्स्ड, डिजायर्ड, फाइनल या इमीडिएट। सो फाइनल इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द वर्ड ऑपोजिट टू अकॉम्प्लिश। फ्रेंड, एस्कॉर्ट,
accessory या opponent. So opponent is the correct opposite of this number. नंबर कह रहा हूँ, letter. अच्छा, they dash here next week to see my office. वो आएंगे नेक्स्ट वीक मेरा ऑफिस देखने. सो दे कम हेयर नहीं हो सकता, पहली ऑप्शन नहीं है. दे विल कम इज द करेक्ट आंसर, कि वो मेरे ऑफिस को अगले हफ्ते देखने आएंगे. ठीक है जी. हैड कम नहीं हो सकता, हैव कम नहीं हो सकता, सो विल कम इज द करेक्ट ऑप्शन. ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल से एमसीक्यू है लेकिन लोग इसमें गलती कर देते हैं. एमसीक्यू क्या है जी? वो कह रहा है कि ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. उसको हार्ड वर्क करना चाहिए और अपना जो लॉस्ट टाइम है उसको मेकअप करना चाहिए. अब एंड आ रहा है, इसमें एंड क्या है? क्या ये एंड कंजंक्शन है? क्या ये एंड डिटरमाइनर है? क्या ये एंड इंटरजेक्शन है? या फिर क्या ये एंड वर्ब है? ये बहुत सिंपल सा सवाल है. 2022 में भी रिपीट हुआ, 2021 में भी रिपीट हुआ, 2024 मई में रिपीट हुआ था ये. लेकिन ये 2024 मई में कुछ जगहों पर आया था. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एनटीएस के पेपर जो है ना वो सेम तो नहीं होते ना, आगे वाला का पेपर डिफरेंट है, आपका पेपर डिफरेंट है. ठीक है, ये चीज आपने देखनी होती है. ठीक है जी. अब ये क्या है जी? दे विल कम. ठीक है जी, विल कम हेयर, ये तो हो गया था ना. नेक्स्ट में क्या था? कंजंक्शन. तो ये कंजंक्शन है, सिंपल. आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली. आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने नोट्स को केयरफुली टेक डाउन किया. ठीक है, टेक डाउन का मतलब लिखना. तो इसका मतलब क्या है? टू रिमूव, टू हाइड, टू राइट डाउन या फिर टू पब्लिश. सो टू राइट डाउन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई राइट डाउन माई नोट्स केयरफुली, इसका मीनिंग है टेक डाउन का. ठीक है. द आइडियोमैटिक कैपिटॉल मीन्स, आइडियोमैटिक मतलब ये ईडियम है. कैपिटॉल का मतलब क्या है? टू कवर एवरीथिंग, टू सीज एवरीथिंग, टू फिनिश एवरीथिंग या फिर टू अकर एवरीथिंग. सो टू फिनिश इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टू कैपिटॉल का मतलब है टू फिनिश. She prepares herself a note. What is herself according to the grammar? Most important MCQ. Most important MCQ क्यों है? क्योंकि इसमें लोग मिक्स कर देते हैं, एम्फेटिक को मिक्स कर देते हैं रिफ्लेक्सिव से. अब देखिए, वो कह रहा है she prepares herself, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी तरफ, यानी कि she prepares herself, वो अपने नोट्स जो है वो खुद प्रिपेयर करती है. herself, तो herself is a reflexive pronoun. Which form is usually used in passive sentences? ये विच फॉर्म और फॉर्म की लिखा हुआ है. विच फॉर्म इज यूजली यूज इन पैसिव सेंटेंसेस. पैसिव वॉइसेस में मैंने अभी बताया कि थर्ड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट भी नहीं यूज होती, सेकंड भी नहीं यूज होती. सो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन, और फोर्थ है हमारे पास नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है. सो द थर्ड फॉर्म इज जनरली यूज इन पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइसेस या फिर पैसिव फॉर्म. ट्राई टू बी पोलाइट डैश अदर्स, विद अदर्स, टू अदर्स, for others या on others. So for is not the correct option, with is the correct option. ठीक है, with others. ठीक है. The phrase get your goat means, अब ये भी get your goat एक तरीके से आप समझे ईडियम है, जिसमें वो ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या है. इसका मतलब देखिए, to pacify someone, to irritate someone, to soothe someone या फिर to hug someone. To irritate someone, get your goat means to irritate someone, किसी को तंग करना. ठीक है जी, to irritate someone. I did not know where he dash from, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि वो कहां से आया था. Where he has come from, where he had come from, where he had been come from या where been comes, ये तो बनता ही नहीं ना. तो where he had come from is the correct option. हैज अगर है तो केम आता. ठीक है, हैड कम होगा, हैड कम इज द करेक्ट ऑप्शन, कि आई डिड नॉट नो वेयर ही हैड केम, वेयर ही हैड कम फ्रॉम. ठीक है. रीडिंग क्विकली एंड वेल रिक्वायर्स प्रैक्टिस. द वर्ड रीडिंग इज, अच्छा, इन्फिनिटिव और जेरेंड से सवाल आपको लाजमी देखने को मिलेगा पेपर में. ठीक है जी, तो इसकी तैयारी लाजमी करके जाएं कि रीडिंग जो है, रीडिंग क्विकली एंड वेल रिक्वायर्स प्रैक्टिस. रीडिंग इसमें क्या है? क्या ये एक इन्फिनिटिव है? क्या ये एक जेरेंड है या वर्ब है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो ये बेसिकली एक जेरेंड है. ठीक है, रीडिंग क्विकली रिक्वायर्स एंड वेल रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तो रीडिंग इज बेसिकली अ जेरेंड. टच योर हैंड, ये एक इंपेरेटिव, टच योर हेड ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें बस सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन की जाती है. टच योर हेड, तो इसको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेट योर हेड बी टच्ड. लेट योर हेड, हेड पहले चला गया, टच बाद में आ गया, तो लेट योर हेड बी टच्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. The blackboard is being written on by the teacher. ये एक पैसिव वॉइस है. कैसे पता कि ये तो एक थर्ड पर्सन नैरेटिव में भी यूज, थर्ड पर्सन भी है, और दूसरा ये कि ये बाय यूज कर रहा है. ठीक है. सो द blackboard is being written on by the teacher. The teacher writes on the blackboard, नहीं. The teacher wrote on the blackboard, नहीं. The teacher has been writing on the blackboard, ये तो बिल्कुल भी नहीं. The teacher is writing on the blackboard. The teacher had written on the blackboard.
सो द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर वाले का भी आंसर डी है, लेट योर हेड बी टच्ड। ठीक है, इसका भी आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन और यहाँ पर बहुत से लोग मार खा जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन होगा, देख के डर लगेगा आपको सबसे पहले, क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज और मुश्किल है, लेकिन आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बस कंसंट्रेशन रखना चाहिए। और ये मैं बता दूं कि ये वीडियो एक दफा देखने से नहीं होगी, इन वीडियो को दो दफा तो लाजमी देखना ताकि आपको याद हो जाए। एक दफा देखने से कोई चीज याद नहीं होती। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार 114, 102, 118 या 110। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं? वो 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं। विच वन इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से कौन सा सब्सटेंस या फिर कौन सा मॉलिक्यूल या जो भी है वो मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का? ऑप्शन है हमारे पास एयर, सॉइल, वाटर या ब्रास। सो एयर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ब्रोमीन, मर्करी, नाइट्रोजन या फिर बोथ ए एंड बी? सो मरकरी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। द मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड? ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, उस मिक्सचर का क्या नाम होता है? सिंपल मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर कंपाउंड मिक्सचर? होमोजीनियस का मतलब होता है होमो मींस सेम, तो होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर दैट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है कि मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन किससे बनता है? आपको भी पता है कि आयनाइजेशन होती है और आयनाइजेशन के बाद एक मॉलिक्यूल आयन बनता है। सो आयनाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप दे दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस क्यों? क्योंकि बहुत पूछ सकते हैं डेफिनेशंस के बारे में, और ये पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत से एमसीक्यू जैसे आए हैं पेपर में, मैं आपको बता भी देता हूं कि किस किस डेट्स में आए हैं। ये आपको फ्रॉम द ग्रुप डाउन द ग्रुप वाला आया हुआ एक सवाल। ठीक है जी, ये 2019 में आया था, ये वाला सवाल 2019 में वाला सवाल आया था, लेकिन ये सवाल रिपीट होते रहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो ये कह रहा है कि NaOH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। लाइमस्टोन, क्विक लाइम, कॉस्टिक सोडा या स्लीक लाइम? बहुत से लोग लाइमस्टोन करते हैं, लाइमस्टोन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, कॉस्टिक सोडा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड? या फिर कोई, यानी कोई भी चीज जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उसका एक अपना मास भी हो, वेट भी हो, उस चीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। सब्सटेंस कहते हैं? नहीं। एलिमेंट कहते हैं? एलिमेंट इज द रॉन्ग ऑप्शन। मैटर कहते हैं या फिर एटॉमिक मास? तो मैटर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड? वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मेटल, एलॉय, कैटलिस्ट या एंजाइम्स। सो कैटलिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बूस्ट अप करता है, स्पीड अप करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में चलते हैं। वो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्बर प्रोसेस, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, डेकॉन प्रोसेस या फिर लेड चैम्बर प्रोसेस? इन सारे प्रोसेसेस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सोडियम कार्बोनेट की जगह वो कुछ और कह दें कि इन सारे प्रोसेस से क्या बनता है, अमोनिया प्रोसेस से क्या बनता है, हार्बर प्रोसेस, अमोनिया प्रोसेस तो खैर सोडियम कार्बोनेट ही बनता है। खैर, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस इज द प्रोसेस जिससे आप सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। Which of the following is not true about helium gas? Helium gas is colorless. Yes, helium gas is colorless. Helium gas is odorless. Yes, helium gas is odorless. Helium gas is tasteless. Yes, toxic नहीं होती. Helium gas is not toxic, so it is not true about helium gas. So toxic is the correct option. When the gas is ionized, dash forms. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जब गैस आयोनाइज होती है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल? नहीं। एलिमेंट? नहीं। प्लाज्मा? जी बिल्कुल, प्लाज्मा इज द करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन करंट है, वो भी नहीं बनता। द केमिकल नेम ऑफ चॉक इज? चॉक का केमिकल नेम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? सो कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। The most abundant element in the universe is hydrogen, nitrogen, silicon या फिर carbon dioxide.
So the correct option is hydrogen. Hydrogen is the correct option. The substance which increases the rate of chemical reaction is, ये दोबारा रिपीट हुआ है, it means that it is important. जो रेट को इंक्रीज करे उसको क्या कहते हैं? कैटलिस्ट. द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. 250 इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ऑप्शन देख ले, 190 नहीं है, 210 नहीं है, 230 नहीं है, 250 इज द करेक्ट ऑप्शन. द बेस्ट सॉइल पीएच वैल्यू फॉर द मोस्ट क्रॉप्स एंड प्लांट्स. मुझे कसम से पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को आवाज सही आए और इतना पसीना वगैरह आ जाता है, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से नेट में स्कोर करते हैं. अच्छा, आप लोगों को एमसीक्यूज बता रहा हूं, एनटीएस के ऑफिस के चक्कर लगा लगा के प्रीवियस एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. तो यार सपोर्ट दिखाओ और शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब कर दो यार. द बेस्ट सॉइल पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट क्रॉप्स एंड प्लांट्स इज 4.5, 5.5, 6.5 या 7.5. So 6.5 is the correct option. Vitamin A is soluble in water, fats, both A and B and none of these. इसका आंसर आपने बताना और मैं देखूंगा कि किसका सही आता है और आपने सही बताना है, गूगल से सर्च करके नहीं बताना, ठीक है? विटामिन A is soluble in water, fats, both A and B and none of these. जल्दी से कमेंट में बताएं. An element is a substance whose atoms all have the same neutrons, electrons, atomic number या mass number. So atomic number is the correct option. Atomic number. Which of the organic compound has different chemical properties? C2H5COOH, CH3OH, C511OS. ये C511OS कैसे हो सकता है? ये गलत ऑप्शन है वैसे तो, है C2H5OH. ठीक है, अब ये देखें जो करेक्ट ऑप्शन है C2H5COOH ऑप्शन ए. इसमें पूछा गया था कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसकी डिफरेंट होती हैं. Which of the following decolonizes Br2 water? Decolonizes Br2 water. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन या मीथेन. ये एक मीथेन होगा और एक इथेन होगा ऑप्शन में. सो इथेन इज द करेक्ट ऑप्शन. इथेन जो है वो डीकोलोनाइज हो जाती है Br2 वाटर में. ठीक है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक? NaCN इज इनऑर्गेनिक. सही है. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स वर्क्स बाय, ये पिछली दफा भी एक दफा रिपीट हुआ था, इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वर्क्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इन गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम to a rarer medium, the ray of light undeviated, bent away from the normal, bent towards the normal या bent through the normal. So bent away from the normal is the correct option. Constant pressure पे V और T का ग्राफ हमेशा एक straight line बनता है. What is the angular momentum of body under central force? Angular momentum of the body under central force remains constant. So constant is the correct option. ठीक है जी. Electron was first discovered by J.J. Thomson. Sodium carbonate is produced by, again repeat हुआ है, ammonia solvent process. This is most important यार. ठीक है. Which of the following substances are crystalline except plastic जो है वो crystalline नहीं होता, बाकी सारे crystalline है. पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल का जब मिक्सचर होता है सल्फर के साथ तो क्या बनता है? पेंट, ग्लास, सीमेंट या फिर गन पाउडर. सो गन पाउडर बनता है व्हेन द नाइट्रेट चारकोल इज मिक्स्ड विद सल्फर. एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करता. हाउ मेनी आइसोटोप्स हैव ऑड एटॉमिक नंबर? 86. मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके होते हैं जी? 10 के. ठीक है, 10 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स. परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज 40% होती है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. which of the following is not the monoisotopic element? एर्जेनिक, यूरेनियम, आयोडीन या निकल. सो यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट नहीं होता. ठीक है. न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है? प्रोटॉन. सो वो यही कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑलवेज कंटेन्स प्रोटॉन. सो प्रोटॉन इज द करेक्ट ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, जाने माने एलिमेंट्स हैं, वो मेटल्स होते हैं. ये देखिए दोबारा एक एमसीक्यू रिपीट हुआ है. ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स. ये तो मेरे ख्याल से 5 से 6 दफा रिपीट हो चुका है. रिमेन सेम, फ्लक्चुएट, डिक्रीज या इंक्रीज. वो कह रहा है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिस एलिमेंट की होती है वो क्या करती है? तो वो बेसिकली इंक्रीज करती है. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है. केमिकली सोप इज सॉल्ट. ठीक है. अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज द फिजिक्स पोर्शन. इसमें देखें को क्या कह रहा है. Which of the following is the scalar quantity? सबसे पहले तो ये चीज पता होना जरूरी है कि स्केलर क्वांटिटी होती कौन सी है. स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. ठीक है जी. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. सो फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस या एक्सेलरेशन. सो डिस्टेंस इज द करेक्ट ऑप्शन. A vector has a magnitude of 5 units and points in the positive x direction.
वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और उसकी डायरेक्शन भी गिवन है। वेक्टर कहते ही उसको है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। सो इसका एक्स कंपोनेंट किस तरफ है? जब वो है ही एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी 5 ही होगा। ऑप्शन देखें, 5 -5 0 या फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स एक्सेलरेशन? ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड होगा, ये डैश नहीं होगा। एट कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या होती है जी? इट इज जीरो, इट इज कांस्टेंट, इट पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर इट पॉइंट्स टेंजेंशियली टू द सर्कल। कांस्टेंट स्पीड पे इट पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, which of the following is a vector quantity? Again vector quantity मैंने बताया हुआ है कि momentum is a vector quantity because p is equals to mv फॉर्मूला होता है और m एक स्केलर क्वांटिटी है, velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है। when a scalar is multiplied by the vector the result is a vector quantity. so ऑप्शन देख लें, एनर्जी, पावर, मोमेंटम या वर्क। सो मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जाउल, जाउल तो एनर्जी का होता है, न्यूटन, न्यूटन फोर्स का होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे? अब देखें, आपको सिंपल फॉर्मूला पता है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसे है ये, तो P इज इक्वल टू एम वी। मैस, M की जगह मैस होता है, मैस का क्या है हमारे पास यूनिट? किलोग्राम। और वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी यानी स्पीड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और वॉट पावर का होता है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट? सिंपल फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू एम ए। हमें फोर्स भी पता है, हमें मास भी पता है, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे जहां तक ख्याल है 5 होना चाहिए, इन्होंने 10 किया हुआ है। आप लोग बताएं कि क्या करेक्ट है, 5 या फिर 10? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉलिंग, अच्छा फ्री फॉलिंग से यहाँ से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं कि फ्री फॉलिंग में, या फिर आप एक ऐसा सिनेरियो लें जिसमें फ्री फॉल सब्सटेंस है। तो वो यही कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको भी पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following quantities represents the force experienced by the unit mass in gravitational field? Mass, weight, acceleration या displacement। सो एक्सेलरेशन जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के मास को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना, F इज इक्वल टू एम, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, अब वो देखें, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो सिंपल। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन नहीं, मीटर्स पर सेकंड नहीं है, तो स्पीड का होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का। जाउल का यूनिट जो है, वर्क जो है वो एक जाउल जो है उसका यूनिट होता है वर्क का। ठीक है, what is the work done by the force when the displacement of the object is perpendicular to the direction of force? वो ये कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, परपेंडिकुलर है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन जो है वो हमारे पास 0 होगा, बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? एफ डी, और एफ डॉट डी होता है, इसलिए एफ डी कॉस थीटा, कॉस 90 0। इस वजह से इसका आंसर है 0, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर है 0। आप देखिए, पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 या फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेसेस। जितनी ज्यादा नेचर में फर्क आएगा उतना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी डिपेंड होगा। स्मूथ सर्फेसेस पे फ्रिक्शन आपको भी पता है कि कम होती है, आपके अगर यही सर्फेस रफ हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो है वो प्रोड्यूस किया था। फैराडे ने क्या किया था? आपको भी पता है कि फैराडे ने वो सोलेनॉइड में करंट जो है उसके बारे में बताया था। यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और क्रूक्स का आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो उसको आप रहने दीजिएगा। मैं एक चीज आप लोगों को ये चीज बता दूं कि एनटीएस में आप लोगों ने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। लोगों ने ये फॉलो किया और उन्होंने 90+ नंबर्स दिए मेरे बताए हुए तरीके से। सबसे पहले आपने करना है बेसिक मैथ्स, यानी क्वांटिटेटिव का पोर्शन। उसके बाद करना है आपने एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन। थर्ड नंबर पे आपने करना है सब्जेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आप कर सकते हैं अपना रिमेनिंग वाला। ठीक है, यानी कि आपने पहले 2 यही रखने हैं, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। क्यों? क्योंकि वो आसान होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको समझ आती है कि यार हाँ मुझे आता है। भाई आपकी साइकी बिल्कुल चेंज हो जाती है अगर आप मुश्किल वाला पार्ट पहले करना शुरू हो जाए, फिर आपके आगे वाले एमसीक्यूज भी गलत होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बेसिक मैथ को सबसे पहले रखना है,
उसके बाद आपने एनालिटिकल रखना है, उसके बाद आपने सब्जेक्टिव वाला रखना है, और उसके बाद आप इंग्लिश वाला रखने पे शक। इंग्लिश को पहले भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन पहले तो यही होने चाहिए, वरना टाइम नहीं मैनेज होना आपसे। माइंड भी हो जाए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अगर मुश्किल वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर पहले ही और स्ट्रेस हो जाएगा। पहले ही स्ट्रेस होता है पेपर में, जब आप बैठे हुए होते हैं कि कैसा होगा पेपर, तो और ज्यादा स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसकी वजह से एमसीक्यू में हो सकता है खराबी हो जाए, और आपको आता हुआ एमसीक्यू भी गलत कर रहे हैं, आप सॉल्व भी ना कर सकें, आप फॉर्मूलाज भूल जाए। इस वजह से यही आपने जो है वो रखना है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, बेसिक मैथ यानी कि क्वांटिटेटिव सबसे पहले, फिर एनालिटिकल, फिर सब्जेक्ट, और फिर इंग्लिश। सब्जेक्ट और इंग्लिश को आप अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से, यानी कि अगर आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती है तो उसको पहले कर लें, नहीं आती तो बाद में कर लें, ताकि टाइम आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज मैं आपको बता चलूं कि ये एक पार्ट है वीडियो का। अभी बहुत एमसीक्यूज पढ़े हैं। इंग्लिश का पोर्शन मैंने आपको आज की वीडियो में काफी अच्छे तरीके से समझा दिया। इसके अलावा मैंने फिजिक्स का पोर्शन अच्छे तरीके से समझा दिया, केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छे तरीके से समझा दिया, बेसिक मैथ समझानी है, एक और जो मैथ सब्जेक्ट के लिहाज से होती है वो, और एनालिटिकल बायो भी समझाऊंगा। और ये वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, आपको कुछ ही घंटों के बाद आपको पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलने इस वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।